आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपना एडवांस स्टीरियोकेमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट कर चुका है और जिसमें हम सबसे पहले उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जहां पर एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद नहीं है। तो हम लोगों ने बात की थी कि एसिमेट्रिक सेंटर अगर ना भी हो तो हमारे पास कायरलिटी के पता करने के और भी कुछ कारण होते हैं या फिर कॉज ऑफ कायरलिटी होती है, जिसमें सबसे पहला होता है एक एक्सेस कायरल कि मॉलिक्यूल में एक्सेस कायरल प्रेजेंट हो सकती है, दूसरा मॉलिक्यूल में कायरल प्लेन हो सकता है और तीसरा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो हम उसी टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने अभी तक एक्सेस कायरल में एलीन, स्पाइरो कंपाउंड्स और साइक्लो एल्काइलिडीन या फिर एल्काइलिडीन साइक्लो एल्केन के बारे में पढ़ चुका है। ये कुछ आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रिवाइज कराएंगे पुराने लेक्चर्स को। एक बार इनको खत्म करते हैं, फिर आज हम एक नया कंपाउंड उठाएंगे जिसका नाम है बाइफिनाइल कंपाउंड्स, कि आखिरकार बाइफिनाइल कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी का कारण क्या होता है, इस बात को पता लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आपको यहाँ पर ये बताना है कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है और कौन सा मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, और यदि वो कायरल है तो उस कायरल का कॉज क्या है, उस कायरलिटी का रीजन क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोला था ये एलीन सिस्टम है और हमेशा एलीन सिस्टम में आपके पास एक्सिस कायरलिटी होती है और एक्सिस कायरलिटी के आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन इवन नंबर ऑफ रिंग्स या मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होनी चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, एलीन है तो डबल बॉन्ड होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो दोनों ही टर्मिनल कार्बन है ये दोनों ही किस में होंगे, डिफरेंट प्लेन में होंगे। तो मतलब पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरी, इस पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इस पर अगर आप देखोगे तो दोनों लिगेंड्स डिफरेंट है और इस पर अगर आप देखोगे तो दोनों लिगेंड्स डिफरेंट है। तो हम यहाँ से बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके पास कैसा मॉलिक्यूल है, ये आपके पास कायरल मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल की कायरलिटी का जो रीजन है वो है एक्सियल कायरलिटी। आगे बात समझ में? आइए अब हम बात करते हैं सेकंड मॉलिक्यूल को। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, आपको फिर से पहला पॉइंट लगाना है। क्या यहाँ पर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है लगातार? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 ही डबल बॉन्ड है, तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अब आपको सेकंड पॉइंट लगाना है, क्या यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है? अगर आप इस कार्बन पे देखोगे तो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं और इस कार्बन पे देखो तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो हम बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल भी आपके पास क्या है, कायरल है। और इस मॉलिक्यूल की कायरलिटी का भी जो कॉज है वह क्या है, एक्सियल कायरलिटी। ठीक है, एलीन टाइप के मॉलिक्यूल में हमेशा एक्सियल कायरलिटी ही होती है यदि वह मॉलिक्यूल कायरल है तो। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप अगर स्पाइरो कंपाउंड्स की बात करते हो तो यहाँ पर 2 तरह की कायरलिटी देखने को मिलती है। एक तो एक्सियल कायरलिटी देखने को मिलती है और एक सेंट्रल कायरलिटी देखने को मिलती है। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे सबसे पहले हम एक्सियल कायरलिटी को चेक करेंगे और यदि एक्सियल कायरलिटी नहीं है उसके बाद हम चेक करेंगे सेंट्रल कायरलिटी, जो कि एसिमेट्रिक सेंटर की वजह से आती है। अगर आप इस सवाल को जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास इवन नंबर ऑफ रिंग्स होनी चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे एक्सियल कायरलिटी के लिए पहली कंडीशन फुलफिल है। तो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ रिंग्स नहीं है, ऑड नंबर ऑफ रिंग है। तो मतलब एक बात तो पक्की है कि आपके पास इस मॉलिक्यूल में एक्सियल कायरलिटी नहीं है। लेकिन अब अगर मैं चेक करता हूं सेंट्रल कायरलिटी, यहाँ पर आपके पास एक्सियल कायरलिटी नहीं है। अब अगर इसमें सेंट्रल कायरलिटी चेक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये Br है, ये एसिमेट्रिक सेंटर है और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर है। ये दोनों ही एसिमेट्रिक सेंटर हैं। जब आपके पास एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर आ जाए तो उस समय आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना होगा। ऐसे कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं। अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करोगे तो यहाँ पर इस कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे चेक करो आप? अगर आप इस तरीके से बीच से प्लेन लेके आओगे तो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। आप अगर स्लाइस कट भी करोगे तो एक ऊपर रह जाएगा और एक नीचे रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पीओएस भी नहीं है और क्योंकि यहाँ पर एक सिमेट्रिक सेंटर है और एसिमेट्रिक सेंटर की वजह से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल है। और इस कायरल का जो रीजन है वो क्या है, सेंट्रल कायरलिटी। बात समझ में आ रही है? सेंट्रल कायरलिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर।
एक्सियल कायरलिटी क्यों नहीं है, ये बात समझ में आ चुकी है आपको। यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है, इवन नंबर ऑफ रिंग्स नहीं है। अगर मैं इस सवाल की बात करता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है और थोड़ा सा मतलब चकमा देने वाला सवाल है। देखो जरा ध्यान समझना, इस वाले सवाल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपके पास 3 रिंग्स हैं। जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ रिंग्स आ जाएं तो आप समझ जाइएगा ऐसे मॉलिक्यूल में कभी भी एक्सियल कायरलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सियल कायरलिटी की पहली कंडीशन ही होती है कि वहां पर इवन नंबर ऑफ रिंग्स होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं क्या यहाँ पर सेंट्रल कायरलिटी है। तो देखो यहाँ पर भी आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर है और यहाँ पर भी आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर है। एसिमेट्रिक सेंटर तो है, अगर एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर हो तो वहां पर आपको सिमेट्री एलिमेंट चेक करना होगा। अगर आप यहाँ पर पीओएस की बात करोगे तो अगर आप यहाँ पे बीच से इस तरीके से खींचोगे तो यहां से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। कैसे, ये जो दोनों बीआर है इनकी स्टोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं की गई है, लेकिन जब हम मानेंगे तो या तो दोनों को एक तरफ ऊपर की तरफ मानेंगे या तो दोनों को नीचे की तरफ मानेंगे। जब आप ऐसा मानोगे तो अगर आप बीच से यहां से करोगे, इस तरीके से काटोगे, मतलब ये 3 रिंग है, पहली, दूसरी, तीसरी, क्लियर है। पहली रिंग पे यहां पर बीआर ऊपर है तो यहां पर भी बीआर ऊपर है फॉर एग्जांपल, तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं तो बीआर बीआर के साथ रिफ्लेक्ट और पूरी रिंग आराम से कट जाएंगे। तो हम बोलेंगे यहां पर इसमें पीओएस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यह मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। तो इस बात को समझो कि जो सेंट्रल कायरलिटी होती है उसका मतलब सिर्फ एसिमेट्रिक सेंटर का होना ही नहीं है, वहां पर एसिमेट्रिक सेंटर की हेल्प से तो हम ये पता लगाते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट है या नहीं है, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर हैं। तो याद करो जब हम लोगों ने सेंट्रल कायरलिटी के बहुत सारे डिफरेंट केसेस पढ़े थे तो मैंने आपको यही तो बताया था, यदि किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एसिमेट्रिक सेंटर है इसका मतलब वह मॉलिक्यूल कायरल है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि अगर एक से ज्यादा है तो उस मॉलिक्यूल को भी आप कायरल कहोगे, वो डिपेंड करेगा कि उसमें सिमेट्री एलिमेंट मौजूद होंगे या नहीं होंगे। कनेक्ट करो पुरानी बातों के साथ, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि हम कभी कभी ज्यादा पढ़ के छोटी छोटी गलतियां कर देंगे। इस सवाल की बात करते हैं, बताओ इस सवाल में क्या होने वाला है, दिमाग लगाओ एक बार, सोचो, खुद अच्छे से सोचो। देखो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं यहां पर इवन नंबर ऑफ रिंग है तो पहली कंडीशन फुलफिल है एक्सियल कायरलिटी की। आपको जब भी स्पाइरो कंपाउंड या फिर साइक्लो एल्काइलिडीन दिखे तो हमेशा एक्सियल कायरलिटी के बारे में सबसे पहले सोचेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, तो लेकिन टर्मिनल पे यहां पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एक तरफ तो एम लगा है लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं लगा है। तो हम बोलेंगे यहां पर इस मॉलिक्यूल में आपके पास एक्सियल कायरलिटी नहीं है। बोलिए बात समझ में आ रही है। इस मॉलिक्यूल में एक्सियल कायरलिटी ना होने का कारण क्या है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं पर देखता हूं तो बीआर की वजह से एक एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो रहा है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक सेंटर हो, फिर से सुनो, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही एसिमेट्रिक सेंटर हो तो वह मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होता है, वह मॉलिक्यूल हमेशा कायरल होता है। और यहां पर कायरलिटी का जो कॉज हम बोलेंगे वह क्या है, हमारे पास सेंट्रल कायरलिटी है, सेंट्रल कायरलिटी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा जरा ध्यान से देखना, यहां पर आपके पास ऑड नंबर ऑफ रिंग है, ऑड नंबर ऑफ रिंग देखते ही मैं बोल दूंगा यहां पर आपके पास एक्सियल कायरलिटी नहीं है, क्योंकि एक्सियल कायरलिटी के लिए पहली कंडीशन ही होती है इवन नंबर ऑफ रिंग होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर यहां पर इस वाली पोजीशन पर क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर है, और आप बोलोगे सर एक ही एसिमेट्रिक सेंटर है। मैं बोलूंगा बिल्कुल एक ही एसिमेट्रिक सेंटर है, लेकिन आप इस कंपाउंड में अगर इस तरीके से यहां से खींचोगे, इस तरीके से, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, दोनों एक दूसरे की मिरर में जाएंगी, इक्वल पार्ट आएंगे और Br और H भी कट जाएंगे। एक्चुअली यहां पर थोड़ा सा जो सिस्टम है वो सिस्टम कुछ ऐसा है, बनाने में अपन को टाइम लगेगा, अपन चौक के डब्बों का सहारा लेते हैं। बातों को समझने की कोशिश करो। देखो यहां पर यदि ये दो चौक के डब्बे आपके पास कुछ इस तरीके से हैं तो ये आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का,
मतलब ये एक प्लेन में नहीं है, जो टर्मिनल रिंग है वो एक प्लेन में, लेकिन जो सेंट्रल वाली है वो आउट ऑफ प्लेन है। और इसी पे क्या लगा है, बी आर लगा है। तो एक बी आर अगर ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ, या फिर आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे है तो इसको आप ऐसे मान लो, कैसे भी समझ सकते हो, जिसमें से ये दोनों रिंग क्या है, परपेंडिकुलर है, टर्मिनल वाली, और मिडल वाली क्या है, इस प्लेन में आ गई। तो बी आर आपकी तरफ आ रहा है, एच आपकी तरफ से आ रहा है, तो अगर आप इसको जस्ट यहाँ 20 से काटोगे तो बस आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। हाँ, अगर ये एक सिमेट्रिक सेंटर अगर टर्मिनल वाली किसी रिंग पर होता तो वह मॉलिक्यूल पक्का क्या होता, कायरल होता, ठीक है। आइए 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, अपने आप में आपको बताना है क्या है। सिंपल सी बात है, 2 रिंग है, बिल्कुल सही बात है। तो एक्सियल कायरलिटी का सोचेंगे, सोच सकते हैं एक्सियल कायरलिटी का। तो अब अगर हम बात करें यहां पर एक्सियल कायरलिटी के बाद, अगला हमारे पास यहां पर क्या है, क्या आपके पास यहां पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है टर्मिनल वालों पे, यहां पर नहीं है। मतलब इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है ट्राई। ये 3 क्वेश्चंस हैं एक रो में, इन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही रिंग एक दूसरे की परपेंडिकुलर होंगी इस तरीके से, है ना, एक सी डबल बॉन्ड हो यहां और एक यहां। यहां पर एक बात तो पक्की है, यहां पर आपके पास एक्सियल कायरलिटी की वजह से नहीं है। यहां पर आपके पास जो है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं प्रेजेंट, तो जिसकी वजह से ये कायरल है, ठीक है। अगर यहां पर प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री की तो यहां पर बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आ ही नहीं सकती। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जिसकी वजह से ये कायरल है। लेकिन अगर मैं नीचे वाले मॉलिक्यूल में देखूं, अगर आप यहां से लेके ही स्टार्ट करो तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, भले ही परपेंडिकुलर है। ये ग्रुप सी डबल बॉन्ड यहां लगा है और ये सी डबल बॉन्ड यहां लगा होगा, तो यहां पर आपके पास POS मिल जाएगी, और POS प्रेजेंट होने की वजह से यहां पर ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, ठीक है। बस यहां पर सिमेट्री एलिमेंट आपको चेक करनी है इस वाले मॉलिक्यूल में। लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास ये जो एग्जांपल है, ना ही ये एलीन का है ना ही ये स्पाइरो कंपाउंड का है, ये दोनों को मिलाकर साइक्लो एल्काइलिडीन्स का है। तो सबसे पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 है और रिंग 1 है, तो ये ऑड नंबर है, और जब भी ऑड नंबर आता है तो वहां पर एक्सियल कायरलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखोगे मॉलिक्यूल में तो यहाँ पर आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर है, H अलग है, OH अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, यहाँ पर भी आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर है। तो इस तरीके से एसिमेट्रिक सेंटर है, और इसमें कोई भी POS वगैरह नहीं है, इसमें कोई भी POS नहीं है। तो हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल कैसा है, आपके पास कायरल है। और ये कायरलिटी किसकी वजह से आ रही है, ये कायरलिटी आपके पास सेंट्रल कायरलिटी आ रही है। बोलिए, बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। तो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस थे आप लोगों के सामने, जहां पर मुझे ये समझाना था कि ये कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होगा, कौन सा अकायरल होगा, और किस तरीके से पता लगाते हैं इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। अब इतनी प्रैक्टिस कर ली, अब कैसे भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे आप आंसर कर दोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बाइफिनाइल कंपाउंड्स के बारे में सीखना। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा, जहां पर हम बात करेंगे बाइफिनाइल कंपाउंड्स के बारे में, कि आखिरकार बाइफिनाइल कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी का रीजन क्या रहा होता है, इसके पीछे इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या रही होती है। अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बाइफिनाइल। एक बार आपको इंट्रोडक्शन आइडिया पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि आखिरकार हमारे पास क्या सेट ऑफ कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से कोई भी बाइफिनाइल कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा।
अगला जो टॉपिक होगा वो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है बटरेसिंग इफेक्ट। ये शायद से आप पहली बार ही सुन रहे होंगे, लेकिन एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको सीखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिज्ड बाइफिनाइल्स की, कि आखिरकार ब्रिज्ड बाइफिनाइल्स में किस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी रहती है। और फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जिसका नाम होता है एट्रोप आइसोमर्स या फिर एट्रोप आइसोमेरिज्म। ये सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं बाइफिनाइल कंपाउंड्स में। मैंने आपको बाइफिनाइल कंपाउंड्स की आरएस नेमिंग को पहले ही कंप्लीट कर दिया है, तो उसको यहाँ पर फिर दोबारा से बताने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन आखिरकार हमारे पास बाइफिनाइल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होते हैं, आज ये हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। आइए शुरू करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके से जब दो बेंजीन रिंग को हम इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जोड़ देते हैं तो इन्हीं कंपाउंड्स को कहते हैं बाइफिनाइल कंपाउंड्स। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के टाइम इस तरह की कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स को उठाया था, और जहां पर मैंने आपको स्ट्रक्चर से समझाया था कि आखिरकार ये कंपाउंड्स दिखते ही कैसे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो आप इस कंपाउंड को ऐसे भी बना सकते हो, या फिर इस कंपाउंड को बनाने का जो तरीका होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हमें मॉलिक्यूल को और अच्छे तरीके से दिखाना आना चाहिए, जहाँ पर एटलीस्ट हम मॉलिक्यूल की ABCD को समझ सकें। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में फर्क क्या है ये आपको समझ में आ चुका है कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक सेम प्लेन में नहीं होंगे, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लेन में होंगे। फिर ये आ रहा होगा सेम प्लेन में, फिर डिफरेंट प्लेन में। इस तरीके से ये इनका सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन का फंडा चलता रहता है। लेकिन हम रिपल्शन को अगर मिनिमाइज कर सकें तो वो मिनिमाइजेशन जो होता है वो सिर्फ डिफरेंट प्लेन में ही हो पाएगा। इसको भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बाइफिनाइल कंपाउंड की ABCD समझते हैं। जहां पर ये जो पोजीशन होती है इसको हम ऑर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को मेटा कहते हैं, इस पोजीशन को पैरा कहते हैं, इस पोजीशन को मेटा कहते हैं, और इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, मेटा कहते हैं, और इसको पैरा कहते हैं। तो ये तो एक आइडिया हो चुका है इनकी पोजीशंस के बारे में। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा देता हूँ लगाकर, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा देता हूँ लगाकर, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा देता हूँ लगाकर, हाइड्रोजन दिखा देता हूँ लगाकर, यही होता है। तो यहाँ पर इन हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोजन्स। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? ये स्मॉल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से कोई ज्यादा रिपल्शन क्रिएट नहीं होता। अब यहां से थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को अपन अगर मूव करते हैं तो एक्चुअली जो आपको यहां पर ये दोनों रिंग्स प्लेन में दिख रही हैं, तो यहां पर जो आपको ये वाली बॉन्ड दिखती है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पाइवोटल बॉन्ड्स। और इस पाइवोटल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है? रोटेशन होता रहता है। रोटेशन क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन क्या है? पॉसिबल है। तभी मैंने ये बनाया कि मैंने आपको क्या समझाया कि जब आपको दो रिंग्स इस तरीके से एक प्लेन में दिख रही हैं, वो एक प्लेन में नहीं होती, वो इस तरीके से डिफरेंट प्लेन में रोटेट करके जाएगी, फिर उस प्लेन में आएगी, फिर डिफरेंट प्लेन में, फिर मतलब इस तरीके से इसका रोटेशन होता ही रहता है कंटिन्यूअसली। और यदि हमें बाइफिनाइल कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करनी है तो हमें हर हालत में इन दोनों रिंग को एक प्लेन में नहीं रखना है, क्योंकि यदि ये दोनों रिंग एक प्लेन में रहेंगी तो वहां से
प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, मतलब पीओएस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, सिग्मा बॉन्ड के लिए हम रोटेशन पॉसिबल है मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ समय के लिए प्लेन में भी आ जाते हैं, तो हम इनको प्लेनर कह सकते हैं। और उस समय आपके पास क्या होगा, पीओएस प्रेजेंट होगा, और पीओएस यदि प्रेजेंट होगा तो इस तरीके के कंपाउंड क्या होंगे, अकायरल होंगे। तो हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से इनका जो रोटेशन है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब जो यहाँ पर इस तरीके से प्लेन में पहले थी वो इस प्लेन में जा रही हैं, और वो इस तरीके से डिफरेंट प्लेन में ही रहें, फिर से इस प्लेन में ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये कंपाउंड प्लेनर ना बन पाए, और कंपाउंड यदि प्लेनर नहीं बन पाएगा तो वहां पर स्लाइस कट पीओएस नहीं आ पाएगा। तो फिर हम उसको आगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही पीओएस आ जाएगा तो फिर तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर बल्की ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे। और जो बल्की ग्रुप्स का लगाना होगा वो आपको ऑर्थो पोजीशन पर ही सोचना है। अगर आप किसी और पोजीशन पर लगाओगे तो उससे रोटेशन पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको हमेशा ऑर्थो पोजीशन पर ही बल्की ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है, जिसकी वजह से ये दोनों रिंग एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो सबसे पहली कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए, सबसे पहली कंडीशन है क्या करना पड़ेगा, हमें बल्की ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एट ऑर्थो पोजीशन। ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन होगी उसके बाद फिर आपको जो भी ऑर्थो पोजीशन आपके पास रिंग है, रेस्पेक्टिव रिंग है, उस पर डिफरेंट लिगेंड्स होने चाहिए। अगर डिफरेंट लिगेंड नहीं होंगी तब भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। हमें कुल मिला के हमारा जो फोकस होगा, हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को नहीं आने देना है। और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब कायरल मॉलिक्यूल, और कायरल मॉलिक्यूल मतलब हैंस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ये हमारा फोकस है। तो कहने का मतलब आप सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से जान जाओ कि ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमारे पास सबसे पहली कंडीशन होगी बल्की ग्रुप्स must be present at ortho positions। इसकी वजह से क्या होगा, so that we acquire stable configuration। जब आप कोई बल्की ग्रुप लगा दोगे ऑर्थो पोजीशन पे तो जाहिर सी बात है वह सेम प्लेन में रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वह कहां पर जाएंगे, डिफरेंट प्लेन में जाएंगे, और वही हमारे पास स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ जाएगी। और दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। एट ऑर्थो पोजीशंस। ये दो कंडीशंस है आपके पास किसी भी बाइफिनाइल कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने के लिए, दिखाने के लिए।
ठीक है, मैं आपके सामने सबसे पहला एग्जांपल ही लेके जाता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा बल्कि ग्रुप्स का आइडिया दूंगा और फिर मैं डिफरेंट सेट ऑफ एग्जांपल्स लूंगा जहां पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि कौन सा कंपाउंड कायरल है और कौन सा कंपाउंड अकायरल है, और अगर ये अकायरल है तो क्यों है। बस ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला। ये आपके पास बाइफिनाइल कंपाउंड है, यहां पर हम NO2 लगा देते हैं, यहां पर हम COH लगा देते हैं, यहां पर हम COH लगा देते हैं और यहां पर हम NO2 लगा देते हैं। अब मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं, क्या ये कंपाउंड कायरल है या नहीं है। सबसे पहली बात, ये बाइफिनाइल कंपाउंड है। अब ये कायरल है या नहीं है तो मुझे ये दो कंडीशंस को मैच करवाना होगा। सबसे पहली कंडीशन, क्या यहां पर ऑर्थो पोजीशंस पर बल्कि ग्रुप लगे हैं, तो देखो यहां पर बल्कि ग्रुप लगे हैं, NO2 और COH बल्कि ग्रुप होते हैं, और यहां पर भी आपके पास क्या लगे हैं, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। दूसरी कंडीशन, क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप इस रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर देखोगे तो दोनों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। इस रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर देखोगे तो दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहां पर यह जो मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके से POS प्रेजेंट नहीं हो सकता। COS तो बहुत दूर दूर तक है, COS की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो ऐसे मॉलिक्यूल में हम कहेंगे यहां पर आपको कायरलिटी देखने को मिलने वाली है। अब इन्हीं कंडीशन को थोड़ा सा आप दिमाग में फिट बैठाओ। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आते हैं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कौन सा कायरल है और कौन सा अकायरल है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इन एग्जांपल्स के बारे में। तो अभी तक हमने बाइफिनाइल कंपाउंड्स में कंडीशन के बारे में जान लिया है। सबसे पहली कंडीशन, जो आपका पाइवोटल बॉन्ड थी उसके अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, जिसमें दोनों ही रिंग क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और फिर उन दोनों रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब डिफरेंट लिगेंड्स या डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट एटम्स मौजूद होंगे। तो ये आपके पास थोड़ा सा आइडिया है ग्रुप्स का, जहां पर ये सभी स्मॉल ग्रुप्स हैं, ये आपके पास बल्कि ग्रुप्स हैं, और ये आपके पास बल्का ग्रुप्स हैं, मतलब बहुत बड़े ग्रुप्स हैं। तो इस तरीके से अब हमारे पास ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस तो ये हैं। तो अराउंड नेक्स्ट सेट में भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, तो इन क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कहां पर ऑप्टिकली एक्टिविटी हो रही है और कहां पर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी हो रही है। आइए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ। देखो, अगर पहले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है और ये जो फ्लोरीन है, ये बहुत छोटे ग्रुप्स हैं, और छोटे ग्रुप्स हैं, इसकी वजह से ये दोनों क्या कर जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर इनके सिग्मा बॉन्ड के अलोंग क्या होगा, रोटेशन आराम से पॉसिबल होगा। इस तरीके से तो कभी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर आएंगे और कभी एक दूसरे के प्लेन में नजर आएंगे, और जब प्लेन में नजर आएंगे तो इसमें आराम से क्या मिल जाएगा, POS मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और अगर POS मिल जाएगा तो इसका मतलब यह मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन ही थी आपके पास कि आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, तो फ्लोरीन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में कामयाब नहीं हो पा रहा। फ्लोरीन इतना बड़ा ग्रुप नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही बनी रहेंगी। ये इस तरीके से इनका रोटेशन चलता रहेगा। तो एक समय जब प्लेन में जाएंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से स्लाइस कट कह सकते हो, वो ले सकते हो, और POS प्रेजेंट होगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। वहीं बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो COH और H, यहाँ पर इनके बीच का रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं होगा। एक्चुअली एक डिस्टेंस होता है 0.29 नैनोमीटर। अगर 0.29 नैनोमीटर से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और उससे कम होगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। तो इस बात को यहाँ पर समझने के लिए हम बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, अकायरल है। अकायरल क्यों है, क्योंकि ये क्या होगा, इसके अलोंग रोटेशन होगा। कभी तो ये डिफरेंट प्लेन में होंगे, कभी ये प्लेन में आ जाएंगे, फिर डिफरेंट प्लेन में, फिर प्लेन में। इस तरीके से जब प्लेन में आएंगे तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, POS मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं। जो केस हमने इसमें बात किया था वही हम इस केस में बात कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर CH3 है, ठीक है, और CH3 और H के बीच में यहाँ पर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम POS की भी बात करते हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर भी होंगी तब भी हम CH3 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ चुके होंगे। अगर मैं 4th क्वेश्चन की बात करता हूं, सबसे पहले यहां पर आप देखो तो सभी ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगे हैं, बल्कि ग्रुप्स लगे हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, हर ऑर्थो पोजीशन पर रिस्पेक्टिव रिंग्स के क्या है, डिफरेंट लिगेंड्स हैं।
जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और हम इस मॉलिक्यूल को क्या कह देंगे, इस मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल का नाम दे देंगे। आ रही बात समझ में? अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं, देखो यहां पर नो डाउट आपके पास बल्कि ग्रुप्स लगे हैं, देखो बिल्कुल सही बात है, बल्कि ग्रुप्स लगे हैं, लेकिन यहां पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। कैसे? अगर ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मान लो, और यहां पर आपके NO2 लगे हैं और यहां पर COH और COH लगे हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं तो ऐसा ही तो मैं समझाऊंगा, NO2 COH। अगर मैं NO2 को लेके काटूंगा तो COH और COH क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब हम बोलेंगे इस वाले कंपाउंड में आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यह जो मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में डिफरेंस है। दोनों ही एग्जाम्पल में रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हैं, लेकिन रिंग का परपेंडिकुलर होना ही कंडीशन नहीं है। दूसरी कंडीशन थी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, जिसकी वजह से वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिल पाए और जिसकी वजह से वहां पर मॉलिक्यूल कायरल हो जाए। लेकिन यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। कैसे? फिर से समझो, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। इस वाली रिंग में NO2 और NO2, एक आपकी तरफ एक आपसे दूर, और यहाँ पर COH एक ऊपर और एक नीचे। अगर आप NO2 को लेकर इस तरीके से काटोगे तो COH और COH क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है। अब मैं 6 नंबर एग्जांपल की बात करता हूं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, जरा ध्यान समझना। SO3S SO3H। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है H, यहां पर क्या है H। अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करोगे तो आप बोलोगे सर इसमें तो रोटेशन पॉसिबल था, क्या सर इसमें भी रोटेशन पॉसिबल हो सकता है? तो सुनो, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये ग्रुप क्या है, बल का ग्रुप है, मतलब बहुत, तो ये अकेला ग्रुप ही काफी होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब अगर एक ग्रुप आपकी तरफ लगा है तो एक ग्रुप ऊपर की तरफ लगा है, तो अगर आप इस प्लेन में काटोगे तो SO3H के सामने कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बोलो। और अगर आप ऐसे काटोगे तो इस SO3H के सामने कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल आपके पास कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो ये बल का ग्रुप है, इसको याद रखो, और ये अकेला ग्रुप ही काफी होता है। ऐसे ही ये भी बल की ग्रुप की कंडीशन है, बल का ग्रुप की कंडीशन है, तो ये मॉलिक्यूल भी आपके पास क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। देखो यहाँ पर एक खास तरह का ग्रुप लगाया है AS + CH3 का होल थ्राइस। तो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा ग्रुप है, ये अकेला ही काफी होता है रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। अगर अकेला ही काफी होगा, अकेला ही काफी रोटेशन रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब पहली कंडीशन फुलफिल, और दूसरी इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली क्योंकि यहाँ पर Br भी लगा है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं करेगा किसी के साथ। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल भी आपका क्या हो जाएगा, कायरल। तो इतना आपको आइडिया मिल चुका होगा। अब हम कुछ और मॉलिक्यूल्स लेके आते हैं, जिसमें एक बाइनेप्थोल, एक नए प्रकार का मॉलिक्यूल है जो कि थोड़ा मॉडिफिकेशन है बाइफिनाइल का ही, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। ठीक है, इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो आपको देखने में तो लग रहा होगा कि ये इसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन ये जो फ्लोरीन ग्रुप हैं ये बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स हैं, और क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप्स हैं इसीलिए इसके अलावा आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल एक तरीके से दोनों प्लेन में आएगा एक समय, और यहाँ पर स्लाइस कट आ जाएगा, मतलब POS आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यह मॉलिक्यूल कैसा है, अकायरल है। आ रही बात समझ में? ठीक है, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मेटा पर ग्रुप लगे हैं वो किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन पर कोई भी योगदान नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो बहुत आसान एग्जांपल है ये, आपके पास अगर आप बाइफिनाइल समझोगे तो ये आपके पास कोई ग्रुप है बड़ा सा, यहाँ पर भी कोई बड़ा सा ग्रुप है जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हो, और इसको भी आप सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हो। तो इसके अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि अलग अलग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर ये लगा है तो यहाँ पर H भी तो लगे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है। आ रही बात समझ में? इस एग्जांपल की बात करते हैं, फिर से वही सेम केस है। ये वाला जो ग्रुप है
ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये बाइफिनाइल तो नहीं कह सकते, हम इसको कहेंगे बाइप्रिडिन, है ना, प्रिडिल इस तरीके से, क्योंकि प्रिडिन है ये, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है बड़े बड़े ग्रुप की वजह से, और यहाँ पर H और H भी डिफरेंट है, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी है। तो ये मॉलिक्यूल भी आपके पास कैसा हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में वही सेम केस, भी बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी आपके पास क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। इस वाले केस में देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। ये आपके पास क्या है, बाइफिनाइल है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, जो सब ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक कर रखे हैं, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पर डिफरेंट लिगेंड होने चाहिए, और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपके पास POS प्रेजेंट होगा, तो जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। आप यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल कैसा है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और ग्रुप्स भी अलग हैं, डिफरेंट लिगेंड है। इसका नाम होता है आपके पास बाइनेप्थॉल, बाइनेप्थॉल, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में बाइनॉल लिखते हैं। और ये मॉलिक्यूल कैसा है, आपके पास कायरल मॉलिक्यूल है। हम लोग इसमें RS नेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने बाइफिनाइल कंपाउंड्स पे RS नेमिंग की थी, वैसे इस कंपाउंड से भी RS नेमिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड आते हैं, ब्रिज्ड बाइफिनाइल्स। देखो, 2 बाइफिनाइल रिंग के ब्रिज लगा है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस है, यदि आपके पास n=1 है, तो n=1 की वजह से यहाँ पर यह जो मॉलिक्यूल होगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, अकायरल। रीजन बताओ, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही रिंग को एक प्लेन में रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कार्बन लगा है। अगर ये प्लेन से बाहर जाएंगे तो बॉन्ड टूटने के चांसेस बनेंगे। अगर यहाँ पर ज्यादा कार्बन एटम्स लगे होते तो फ्लेक्सिबिलिटी होती, तो यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल हो सकता था। इसीलिए इनको मजबूरन एक प्लेन में रहना पड़ रहा है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी में, एक कार्बन की वजह से यहाँ पर मजबूरन इनको एक प्लेन में रहना पड़ रहा है। रहना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी मजबूरियां आ जाती हैं ऐसी, जहाँ पर आपको जो पसंद नहीं है उसके साथ भी समय गुजारना पड़ता है। वही सब चीजें यहाँ पर चल रही हैं। ये वाला तो क्या हो जाएगा, अकायरल। लेकिन यदि हम यहाँ पर n की वैल्यू 2, या फिर ऐसे लिख लो सीधा, n>2 हो जाए, मतलब कार्बन एटम की संख्या बढ़ जाए 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये डिफरेंट प्लेन में आ जाएंगे। और जैसे ही डिफरेंट प्लेन में आ जाएंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल हमेशा क्या बन जाएगा, कायरल हो जाएगा, चाहे वो 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो। इस वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यहाँ पर इसके अलोंग क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, फिक्स्ड, मतलब ये दोनों का फिक्स्ड कर दिया गया है, ये रोटेशन नहीं कर सकती हैं। रोटेशन नहीं कर सकती हैं तो डिफरेंट प्लेन में होंगे। यहाँ पर आपके पास ग्रुप्स भी अलग अलग लगे होंगे, तो हम आसानी से बोल सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। एक लास्ट केस है जो कि मस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखोगे तो ये आपके पास कैसा है, जरा देखो, क्या आप इसको इस प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो? तो आप कुछ भी कर लेना, कैसे भी पता कर लेना, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आने वाली। ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा बदल दूंगा, पूरे की पूरी तस्वीर चेंज हो जाएगी। ये मॉलिक्यूल कायरल है, पहले आप इसको नोट कर लो। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इस मॉलिक्यूल को बदलने जा रहा हूँ, आप मुझे बताना वहां पर POS होगा या नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल लेकिन कायरल है। कायरल क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं है। COS तो बहुत दूर दूर तक हम करते ही नहीं है बात, है ना। इन सभी मॉलिक्यूल्स में COS तो बहुत दूर दूर की बातें होती हैं। ठीक है, बोलो, बात समझ में आ रही है, बताओ जल्दी से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इस मॉलिक्यूल को। ये मैं बिठा देता हूँ और मॉलिक्यूल को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, और चेंज होके मॉलिक्यूल कैसा लगेगा, चेंज होके मॉलिक्यूल कुछ ऐसा लगेगा। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसा कर दूं, क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? तो मैं आपको आंसर दे दे रहा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा A कायरल।
और ए कायरल का जो यहाँ पर रीजन है वह रीजन है क्योंकि यहाँ पर आपके पास पीओएस प्रेजेंट है। अब आपको ये सोचकर बताना है कि यहाँ पर पीओएस कहाँ पर कैसे प्रेजेंट है। टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको इतना सब सिखाया, इतने क्वेश्चन करवाए, ये सब कुछ किया। अगर आप इस मॉलिक्यूल में बता पा रहे हो किस तरीके से प्रेजेंट है तो ये समझ जाओ मेरा पढ़ाना धन्य हो गया। काफ़ी है, इतना तो अपन सीख गए। तो आप लोग पहले ट्राई करना, फिर आंसर देखना। मैं आंसर बता देता हूं। अगर आप यहां से इस तरीके से इसको ले जाते हुए करोगे तो ये तो रिफ्लेक्ट होगा इक्वल पार्ट्स में, ये भी इक्वल पार्ट्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर एम और ये वाला पूरा इसको काटते हुए जाएगा CH2PH को। तो इससे आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे डिफरेंट सवाल बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अब एक लास्ट टॉपिक और पढ़ते हैं, बटरेसिंग इफेक्ट क्या होता है और एट्रोप आइसोमर्स किनको कहते हैं। तो आइए अब हम लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं बाइफिनाइल कंपाउंड्स की, जिसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक सबसे पहले बटरेसिंग इफेक्ट और दूसरा एट्रोप आइसोमर्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने यहाँ पर पूरी थ्योरी सिंपल सी लिख रखी है, लेकिन बस यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी आपके पास कोई बाइफिनाइल कंपाउंड्स हो और बाइफिनाइल कंपाउंड्स में आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और यदि वहाँ पर आपके पास मेटा पर कोई ग्रुप्स लगे हों, वह जो मेटा पे ग्रुप्स हैं वो क्या करें, रेसमाइजेशन को और बढ़ावा दें, मतलब कैरिलिटी को और बढ़ावा दें। उसी को हम कहते हैं बटरेसिंग इफेक्ट। तो बटरेस हेल्प मतलब सहायता। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एनी ग्रुप हेल्प टू स्टॉप रोटेशन इन बाइफिनाइल एट प्रेजेंस मेटा पोजिशन। जो मेटा पोजीशन पर ग्रुप होता है, यदि वो हेल्प करे ऑर्थो ग्रुप को रोटेशन में स्टॉप करने के लिए, इसी को हम बटरेसिंग इफेक्ट कहते हैं। और पाया ही जाता है इफ अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग्स इन बाइफिनाइल्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रेसमाइजेशन इज एनहांस्ड। ये है आपका एक समरी वाला पार्ट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रेसमाइजेशन इज एनहांस्ड। तो सिंपल सी बात है, आपके पास ये तीन है। अगर मैं तीनों में बटरेसिंग इफेक्ट की बात करता हूँ या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहाँ पर एनहांस्ड हुआ है, तो आपका बटरेसिंग इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है विथ साइज ऑफ मेटा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे थर्ड वाले का सबसे ज्यादा, क्योंकि Br का साइज COH से बड़ा है। फिर आपके पास सेकेंड वाले में बटरेसिंग इफेक्ट ज्यादा, और लास्ट में आ जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट पे कोई भी मेटा पर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? ये बस आपको समझना था। इसी को हम बोलते हैं बटरेसिंग इफेक्ट, और कुछ नहीं होता। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको मैंने यहाँ पर दे दी है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एट्रोप आइसोमर्स क्या होते हैं, तो जो अभी हमने पढ़ा, जो भी हमने बातें की बाइफिनाइल कंपाउंड्स की, इन्हीं को एट्रोप आइसोमर्स कहते हैं। अ मॉलिक्यूल विच इज कायरल ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अबाउट पाइवोटल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होती है इसी को हम बोलते हैं पाइवोटल बॉन्ड, आर कॉल्ड एट्रोप आइसोमर्स सिंपली। और ये आपके पास एट्रोप आइसोमर्स कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बाइफिनाइल कंपाउंड से रिलेटेड सारा पार्ट कंप्लीट होता है, जहां पर मैंने आपको सारी बातें इससे संबंधित बता दी। अब हमारे पास एक्सियल कैरिलिटी से रिलेटेड एक कंपाउंड और है, एडवेंटेज सिस्टम, जिसको मैं आपको एकदम अलग से डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, जहां पर मैं आपको उसके बारे में डिफरेंट बातें बताने वाला हूं। उसमें RS नेमिंग भी सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने RS नेमिंग के टाइम एडवेंटेज सिस्टम जानबूझ के नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना आपको सिखाना है, ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे अपनी लास्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, जहां पर कायरल प्लेन और हेलिकल कैरिलिटी की वजह से आपके पास कैरिलिटी आती है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।